नमस्कार, खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर बता दें इंदौर से, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया था सरकार के खिलाफ और इसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद इन्हें जेल भेजा गया और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से बीजेपी के सांसद मिलने के लिए गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। मुलाकात इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि कार्यकर्ताओं से जब शंकर ललवानी मिलने के लिए पहुंचे तो मुलाकात का समय खत्म हो गया और इसके बाद मुलाकात का समय खत्म होने पर जेलर ने सांसद को रोक लिया। हालांकि खाने का सामान और गर्म कपड़े लेकर ये सांसद पहुंचे हुए थे। जेलर ने कपड़ों को कार्यकर्ताओं तक भिजवा दिया, लेकिन मुलाकात करने के लिए वक्त चूंकि समाप्त हो चुका था तो उन्हें मुलाकात नहीं करनी। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज प्रदर्शन किया गया और पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया गया। इंदौर में भी प्रदर्शन हुआ था और ये प्रदर्शन हुआ था सरकार को जगाने के लिए, सरकार और वादा खिलाफी के कपड़े दे सकते, कपड़े ये बंद हो चुका है सर। और इसको ये बता रहा हूँ मैं, 9 दिसंबर 2016 से बंद है। अच्छा। उसके बाद एक दाना भी नहीं दे सकते सिवाय कपड़े, वो भी 2 जोड़े वो दे सकते। हाँ, वो तो हमारा कंपनी तो कपड़े दिए जा सकते हैं और वो पहुंचा भी दिए गए। अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। अरुण, पहुंचे थे लेकिन लेट हो गए, वक्त समाप्त हो चुका था, इसलिए सांसद को मिलने नहीं दिया गया। हालांकि सामान अंदर जरूर पहुंचा दिया गया। बिल्कुल, देखिए 8 बजे के करीब सांसद शंकर लालवानी और बीजेपी के पदाधिकारी युवा मोर्चा के जो 97 कार्यकर्ता जेल में बंद हैं उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन समय समाप्त हो चुका था क्योंकि करीब 6 बजे का समय रहता है मिलने का। उसके बाद जेल में मिलने का नियम नहीं है और इसलिए उनको नहीं मिलने दिया, उनको वापस जाना पड़ा। लेकिन वो इस बात पे भी अड़ गए कि जो सामान वो लेके गए थे खाने का उसको अंदर पहुंचा दिया जाए, लेकिन जेलर ने नियम बताकर उस सामान को अंदर नहीं जाने दिया। सिर्फ गर्म कपड़े जरूर उनके अंदर पहुंचाए गए और जो हम आपको बता दें संभागीय संगठन मंत्री है वो भी उनके साथ गए थे जेल, लेकिन उनकी भी मुलाकात नहीं हो पाई। जो बीजेपी की युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है उनको वापस आना पड़ा क्योंकि जेल में मुलाकात का समय बंद हो गया था। आज बीजेपी के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, वाटर कैनन का इन पर इस्तेमाल किया गया था और बाद में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रदर्शन की आड़ में गुंडागर्दी क्यों? सवाल इसलिए क्योंकि सीएए के नाम पर कई पार्टियां और संगठनों की तरफ से देश भर में प्रदर्शन और बंद आयोजित किया गया, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी को अंजाम दिया गया। ये सिर्फ वानगी है, गुंडागर्दी तो इससे भी कई गुनी ज्यादा हुई है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, कई जगह आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई है, मीडिया को निशाना बनाया गया है और ये सब हुआ है सीएए के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में। लोकतंत्र में सहमति और असहमति दोनों की जगह बराबर है, लेकिन असहमति का मतलब अशांति फैलाना और अराजक हो जाना तो कतई नहीं है। विरोध का मतलब विनाश करना तो कतई नहीं। लेकिन देखिए उपद्रवियों की करतूत। चलिए पहले यूपी की तस्वीर दिखाते हैं। ये पांचों तस्वीर लखनऊ की है, जहां प्रदर्शनकारियों ने विरोध के नाम पर जमकर उत्पात मचाया। यहां तो उन्होंने मीडिया को भी नहीं बख्शा। देखिए न्यूज़ 18 के ओवी वैन को किस तरह पहले नुकसान पहुंचाया, फिर उसे जलाकर खाक कर दिया। सकते हैं कि इसमें जो कई बड़े चैनल्स हैं उनमें आग लगा दी है और नेटवर्क 18 की ओबी में भी आग लगा दी। लगातार जो पथराव है वो आप देख सकते हैं और जो पत्थर है वो देखिए हमारे पास आगे हाथ में पत्थर लगा है, यानी चोट आपको लग सकती है। पत्थर आप देख सकते हैं और पुलिस फोर्स के जवान है बाएं, हम चाहेंगे कैमरे से दिखाएं कि लगातार जो पत्थर हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो उपद्रवी हैं वो काफी तेज है और पुलिस कर्मियों को अपनी जान जो है बचानी पड़ी। आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारियों को उग्र होता देख पुलिस ने भी कमर कस ली, उन्हें तितर बितर किया और कई लोगों को धर दबोचा। लखनऊ में पुलिस ने आगजनी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। क्या नाम आपका? क्यों पथराव कर रहे थे आप? हम नहीं कर रहे थे, पुलिस ने पकड़ा, हमने खुद देखा आपको गाड़ियों में आग लगा। हम जा रहे थे गाड़ी में। कैसे आपको चोटें लगी या ये कैसे कहा? तो देखा आपने कि ये ऐसे चेहरे हैं जो नौजवान हैं लेकिन हिंदुस्तान की अमन पर खतरा कायम करते हैं।
सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार में भी जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। बिहार के कई शहरों में बंद समर्थकों ने उत्पात मचाया। आप बिहार के 5 शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें खगड़िया, पटना सिटी, हाजीपुर, बाढ़ और आरा की हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बंद समर्थक किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं। बंद समर्थकों ने सड़क को जाम कर दिया, सड़क पर आगजनी की और यातायात पूरी तरह से बाधित कर दिया। प्रदर्शन की आड़ में जमकर गुंडागर्दी की, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। सीएए के विरोध की हवा से गुजरात भी नहीं बच पाया। अहमदाबाद में प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, तो वहीं कर्नाटक के मंगलुरु में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। अब सवाल है कि ये किसके इशारे पर हो रहा है? कौन है जो देश की शांति को आग के हवाले कर रहा है? कौन है जिसे देश के जलने से फायदा हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में कानून के खिलाफ हजारों लोग जुटे हैं और इनमें सामाजिक, राजनीतिक, छात्र संगठन और बॉलीवुड की हस्तियां भी शामिल हैं। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था यहां कड़ी कर दी है। सीएए के खिलाफ मुंबई में प्रदर्शन रखा गया है और इस नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में प्रदर्शन शुरू हो गया। अगस्त क्रांति मैदान में कानून के खिलाफ हजारों लोग जुटे हैं। सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, छात्र संगठन हैं और साथ ही साथ बॉलीवुड की हस्तियां भी इसमें शामिल हैं। इस लिहाज से प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था यहां बढ़ा दी है। जिस तरह से ब्रुटैलिटी जामिया और अलीगढ़ में हुई थी और बम्बई में उसके बाद से डेली प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपने देखा होगा। हमने ये कहा था कि अगर आप दिल्ली और जामिया को मार के हमें डराओगे तो बम्बई बोलेगा, बम्बई को मारोगे तो केरला बोलेगा, केरला को मारोगे तो नॉर्थ ईस्ट बोलेगा। और आज का प्रोटेस्ट जो है वो स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट है और हम दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह आज़ादी की लड़ाई में और हमारी एमरजेंसी के दौरान जो देश के संविधान की धज्जियाँ बुलाई गई थी, उस वक्त भी स्टूडेंट्स ने एक अहम रोल प्ले किया था। अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। आज तकरीबन 50,000 लोग बम्बई के आने वाले हैं। आपको विजुअल्स मिलेंगे, आप वो सारी चीजें देखते रहना। इधर लखनऊ में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने जमकर गुंडागर्दी दिखाई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को तो निशाना बनाया ही, मीडिया पर भी हमला करने से नहीं चूके। लखनऊ में प्रदर्शनकारियों ने न्यूज़ 18 की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और साथ ही न्यूज़ 18 की गाड़ियों का आग के हवाले कर दिया। तस्वीरों में देखिए कि कैसे प्रदर्शनकारी हिंसा पर ही उतारू थे। लखनऊ में गुंडागर्दी, यहां पर प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी और पत्थर बरसाए गए। पत्थर के साथ ही जो मीडिया की गाड़ियां थी जो कवरेज कर रही थी उनको भी निशाना बनाया गया। इनकी बात मीडिया के जरिए ही पहुंचाई जा सकती है, लेकिन अगर गुंडागर्दी करेंगे तो उसकी तस्वीरें भी सामने आएंगी और ये तस्वीरें सामने ना आए, शायद इसीलिए मीडिया को भी निशाना बनाया गया। न्यूज़ 18 की गाड़ियों को भी यहां तोड़फोड़ पहले उसमें की गई, उसके बाद उसमें आगजनी भी कर दी गई। और चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है नागरिकता कानून। दरअसल नागरिकता कानून में ऐसा कुछ नहीं जिसका विरोध किया जाए, क्योंकि इससे देश के किसी भी शख्स की नागरिकता प्रभावित नहीं होगी। और यही बात पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार समझा रहे हैं। देश भर के कई इलाकों में नागरिकता कानून को लेकर विरोध जताया जा रहा और ये विरोध भ्रम की वजह से है, जिसे पीएम मोदी और गृह मंत्री लगातार दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को भी पीएम मोदी ने झारखंड की एक रैली में साफ साफ कहा कि इससे किसी की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पत्थर की लकीर की तरह साफ है कि नागरिकता संशोधन कानून से भारत के एक भी नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, किसी की भी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। पीएम मोदी ने रैली में ये भी बताया कि ये कानून क्यों बनाया गया। 3 देशों में धार्मिक अत्याचार की वजह से भारत आने वाले लोगों के लिए
हमने कानून बनाया। पीएम मोदी लगातार हर रैली में ये बता रहे हैं कि ये कानून किस लिए बनाया गया। नागरिकता संशोधन बिल को कानून बनाते समय संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था ये कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। सीएबी कैसे एंटी मुस्लिम बनेगा? मान्यवर, सीएबी के अंदर कहीं पर भी किसी मुसलमान की नागरिकता को छूने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बाकी जो वहाँ की माइनॉरिटी है उसको देने का मान्यवर सवाल है। तो मैं नहीं मानता कि सीएबी किसी भी तरह से एंटी मुस्लिम हो सकता है। पीएम मोदी और गृह मंत्री के इतना समझाने के बाद भी लगातार जगह जगह हिंसा की खबरें आ रही हैं, जिस पर पीएम मोदी ने हिंसा को हवा देने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा है। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई? बराबर आ गई। मैंने साफ साफ बताया कि नहीं बताया? संसद में भी बताया था। आपको समझ में आता है, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनकी राजनीति की खिचड़ी नहीं पक रही है। अब आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए में है क्या। नागरिकता कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। 6 धर्म के लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, वो नागरिकता के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकेंगे। नए कानून में पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक अगर 6 साल भी भारत में रहते हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। प्रवासियों पर विस्थापन या देश में अवैध निवास को लेकर पहले से चल रही कोई भी कानूनी कार्रवाई स्थायी नागरिकता के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी। साफ है, इस कानून में ऐसा कुछ नहीं है जिसका विरोध हो, लेकिन कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों को भारत की नागरिकता नहीं देने के प्रावधान को लेकर विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, जबकि पूर्वोत्तर के लोग प्रवासियों के बसने पर अपनी पहचान प्रभावित होने के डर से इस कानून का विरोध कर रहे हैं और इसके बीच कई लोग भ्रम की स्थिति में विरोध कर रहे हैं, जो कहीं से भी ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों से। संबित पात्रा को एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मामले में दर्ज मामले को ही खारिज कर दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान तय समय से पहले प्रेस वार्ता करने को लेकर एमपी नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। 27 अक्टूबर को भोपाल में एमपी नगर के प्लॉट नंबर 1 पर यह प्रेस वार्ता हुई थी। तो राहत मिल गई संबित पात्रा को, बड़ी राहत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से मिली है। कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मामले में जो मामला दर्ज किया था उसे खारिज कर दिया है। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं इस मामले की। प्रतीक, क्या खबर है? बड़ी राहत है संबित पात्रा, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान उनका दौरा मध्य प्रदेश में था और एमपी नगर प्लॉट नंबर 1 पर नेशनल हेराल्ड मामले में उन्होंने पत्रकार वार्ता की थी। उस समय चूंकि आचार संहिता लगी हुई थी, इसलिए जो अनुमति थी वो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक की थी, लेकिन उन्होंने 12:30 बजे ही पत्रकार वार्ता आयोजित कर ली थी। इस पूरे मामले में किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत नहीं की गई, लेकिन एमपी नगर भोपाल थाना पुलिस ने एक दौरा 188 के तहत मामला पंजीबद्ध कर दिया गया था और उसे एडीजे कोर्ट में भी प्रस्तुत कर दिया गया था। पूरे मामले में पहले एक बेलेबल वारंट भी उनके खिलाफ जारी हुआ था, लेकिन उसके बाद वे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे थे और करीब मार्च माह से याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उनकी लंबित थी। और आज जब इस मामले की पुनः सुनवाई हुई तो संबित पात्रा की ओर से तर्क दिया गया कि पुलिस के द्वारा जो 188 धारा के तहत चालान पेश किया गया है वो अदालत में स्वीकार योग्य नहीं है। इस लिहाज से हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को ही क्वैश कर दिया, निरस्त कर दिया। जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स संबित पात्रा के खिलाफ भोपाल के न्यायालय में चल रही थी उसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कुल मिला के आपको आपराधिक मामला संबित पात्रा पे भोपाल के एमपी नगर थाना पुलिस में अब विचाराधीन नहीं रहेगा और एक बड़ी राहत संबित पात्रा को यहाँ पर मिली है। शुक्रिया प्रतीक आपका।
इधर इंदौर में हाईकोर्ट की खंडपीठ के वकीलों ने भी नागरिकता संशोधन एक्ट के समर्थन में पैदल मार्च किया। वकीलों ने हाईकोर्ट खंडपीठ से रिगल तिराहे तक पैदल मार्च कर अपना समर्थन व्यक्त किया। वहीं अलग अलग संगठनों ने एक्ट का विरोध किया और राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। संविधान के किसी भी प्रावधान के खिलाफ हो, इसलिए अधिवक्ताओं ने तय किया है कि उसका समर्थन में जो है गांधी जी की प्रतिमा तक आए और जो है हमारा समर्थन व्यक्त करें। इसलिए हम सब लोग एकत्रित होकर यहाँ पर आए। कौन कौन आप लोगों के साथ यहाँ पर पहुँचे? हम सब लोग हाईकोर्ट के इंडिविजुअल एडवोकेट्स हैं, सभी अपने इंडिविजुअल थॉट के अनुसार यहाँ पर आए हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, वो अनुच्छेद 14 भारतवर्ष के नागरिकों के लिए है। जो आज बाहर के लोग हैं, जो विदेशी हैं, जिन्हें नागरिकता देने की बात चल रही है, उन्हें तो हमारा संविधान किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं देता। तो जब वो भारत के नागरिक बनेंगे तब उन्हें वो सुरक्षा प्राप्त होगी। तो इसलिए हमारे हिसाब से अनुच्छेद 14 का कोई किसी तरह से उल्लंघन नहीं हो रहा है और इसी बात को कहने के लिए, ये बात जनता तक पहुंचाने के लिए हम लोग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।